हाँ जी देवी और सज्जनों, क्या हाल है आपके। तो जैसे कि आपने ऊपर ये लिखा हुआ देख लिया आपने कि इंडियन पॉलिटी पढ़ने वाले हैं आज। अब इंडियन पॉलिटी को यार देखो, पढ़ने के बहुत सारे तरीके होते हैं, कोई एक तरीका नहीं इंडियन पॉलिटी को पढ़ने का। अब कुछ लोग जो इंडियन पॉलिटी में पहला टॉपिक उठाते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है, ठीक है। अब मैं इसको पहले नहीं पढ़ाता, कारण है इसका क्योंकि वो लोग जो पढ़ाते हैं वो भी उसके हिसाब से चलते हैं, एम लक्ष्मीकांत के हिसाब से। अब मान लो कि बिल्कुल ही फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है, उसको यही नहीं पता है कोई एक्ट का मतलब क्या होता है क्या नहीं होता, या वो एक्ट किस संदर्भ में आया था उस टाइम पे, वॉइसरॉय कौन था या गवर्नर जनरल कौन था, वो उसको तब पता होगा जब उसने मॉडर्न हिस्ट्री पहले पढ़ी है, ठीक है। जब उसने मॉडर्न हिस्ट्री पहले पढ़ी है कि भी उसको थोड़ा मोटा तो आइडिया हो। उसके बाद आपके सारे सारे चाहे रेगुलेटिंग एक्ट हो, चाहे पिट्स इंडिया एक्ट हो, चाहे आपका कोई चार्टर आया हो, या फिर आपका इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट हो, वो सारे टॉपिक्स मैं आपके मॉडर्न हिस्ट्री में कवर करूंगा, ठीक है। हम यहां पर सबसे पहले पढ़ेंगे संवैधानिक सभा से कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। उसके बाद सारे ये चैप्टर पकड़ लेते हैं। भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी हमारी, और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की मांग किस किसने करी थी, ऐसी क्या जरूरत आने पड़ी थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बने। और कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे पहली मांग किसने करी, पार्टी के तौर पर किसने करी। तो अपने यहाँ से शुरू करेंगे। बचा जो ये चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री वाला, वो मैं आपको जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊंगा उसके अंदर कवर करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन जब आता है ना, क्वेश्चन ये पूछ के नहीं आता कि भी मॉडर्न हिस्ट्री का है कि इंडियन पॉलिटिक है। वो क्वेश्चन दिया होता है, उसके रिस्पेक्टिव ऑप्शन आपको मिलेंगे और आपको आंसर मेंशन करना होता है, वो चाहे किसी का भी हो, है ना। चलो भाई, तो अपने शुरू करते हैं पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से। तो ये हमारा पहला टॉपिक है आज का, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, चलो देखो यार, पॉलिटी का एक ही तरीका है पढ़ने का, याद तो करनी ही पड़ती है। आपको ईयर्स वगैरह आ जाएंगे, फैक्ट्स याद करने पड़ेंगे, पर अगर रियलिटी से उसको जोड़ोगे ना, प्रैक्टिकल वे में जोड़ोगे। अगर मैं सीएम की बात करूं तो जो भी रिस्पेक्टिव आपका स्टेट का मुख्यमंत्री है वो आपके दिमाग में वो काम करता हुआ दिखाई दे आपको, तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा। बाकी तो पढ़ा तो मैं वैसे भी दूंगा। चलो, अब क्या हुआ कि जब हमारे ब्रिटिशर्स यहाँ से जाने वाले थे या जा रहे थे, तो उस टाइम पे हमारे एक चीज़ मांग उठी। क्या उठी? मांग उठी। मांग यानी कि डिमांड उठी। डिमांड किसकी? संविधान की। कि यार अब हमारा देश किसी राजा या प्रराजा की तरफ से गवर्न नहीं होगा, अब हमारा अब हमारा देश एक किताब से गवर्न होगा। वो किताब का नाम था संविधान, ठीक है। संविधान हर जगह का होता है, किसी संविधान संस्था का भी होता है, किसी कंपनी का भी होता है, और किसी देश का भी होता है, जिस चीज से वो देश गवर्न होगा। तो अब हमें कहा, अब हमें चाहिए संविधान। अब हमें मतलब देश के लोगों को संविधान चाहिए, लेकिन संविधान देने की जो प्रक्रिया शुरू होगी वो तब होगी ना जब कोई संविधान की मांग करेगा। मांग कोई व्यक्ति तो करे। मैं मेरे घर पे बैठा मांग कर रहा हूँ, मेरे उस टाइम पे हिस्ट्री में मेरे कोई महत्व ही नहीं है, मेरी मांग को सुन ही नहीं रहा। जब कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति या तो वो सरकार में हो, या फिर बड़ा क्रांतिकारी हो, चाहे लेफ्टिस्ट हो चाहे राइटिस्ट हो, जिसकी लोग बात सुनते हो, उसकी मांग के बेस पर संविधान लोगों के कान में बढ़ेगा। अंग्रेज फिर प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे इनका संविधान बनाए। तो वो जो मांग थी, वो सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की मांग करी गई थी, वो करी गई थी हमारे बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। किनके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1895 में। ये बात आप याद रखना कि सबसे पहली मांग बाल गंगाधर तिलक ने करी 1895 में। दूसरी बार मांग हमारे करी मोहनदास करमचंद गांधी यानी गांधी जी ने 1922 के अंदर। कब करी? 1922 के अंदर। उसके बाद मांग करी अगली हमारी नेहरू कमेटी ने। ये नेहरू कमेटी जो थी, नेहरू कमेटी मोतीलाल नेहरू जी जो कि जवाहरलाल नेहरू के पिता थे, उनके पास थी, ना कि जवाहरलाल नेहरू के पास, 1928 में, ठीक है। उसके बाद मांग हुई 1934 में, जो करेगी M.N. रॉय के द्वारा। आप M.N. रॉय याद रखना, वैसे पूरा नाम इनका मानवेंद्र नाथ रॉय है, जो कि 1934 में। अगर आपसे यूं पूछ सकते हैं ऑफिशियली, तो ऑफिशियली जो है वो सबसे पहली मांग करी गई थी M.N. रॉय यानी मानवेंद्र नाथ रॉय के द्वारा, ठीक है। इन जनरली फर्स्ट करी गई थी हमारे बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि जनरली सबसे पहली मांग बाल गंगाधर तिलक के द्वारा करेगी, लेकिन ऑफिशियली सबसे पहली मांग M.N. रॉय के द्वारा करेगी। अगर ऑफिशियली नहीं भी लिखा और आपके पास सीधा क्वेश्चन आया था पहली मांग किसने करेगी और उसमें बाल गंगाधर तिलक ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन में क्या आएगा? मानवेंद्र नाथ रॉय यानी कि M.N. रॉय। उसके बाद अगले ही साल इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मांग उठा दी थी, जैसे M.N. रॉय ने उठाई 1935 में, ठीक है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मांग हमारी किसकी उठा दी? क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की मांग उठा दी। ये बात आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले पार्टी के तौर पर कि सिर्फ पार्टी के तौर पर सबसे पहली मांग किसने उठाई थी, तो पार्टी के तौर पर सबसे पहली मांग उठाई थी हमारी स्वराज पार्टी ने। ये बात आप ध्यान रखना,
कि सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टी विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टी फर्स्टली डिमांडेड द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, तो आंसर क्या होगा, स्वराज पार्टी। इन जनरल आपसे पूछ लेंगे तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, या उस टाइम पे कांग्रेस पार्टी हुआ करते थे, आईएनसी नाम नहीं पता था इसका, कांग्रेस पार्टी 1935 में, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इन जनरल वैसे पूछ ले सबसे पहली मांग तो बाल गंगाधर तिलक 1895, और अगर आपसे पूछ ले कि हमारे सीधा सीधा पूछ ले या फिर ऑफिशियली पूछ ले तो मानवेंद्र नाथ रॉय 1934, कांग्रेस पार्टी 1935, गांधी जी ने 1922, नेहरू कमेटी 1928 और 1895 में हमारे बाल गंगाधर तिलक पार्टी के तौर पे सबसे पहली मांग स्वराज पार्टी, कांग्रेस ने कब करी 1985। तो ये बेसिक फैक्ट्स जो आपको याद रखने हैं। अब जैसे ही 1935 का टाइम खत्म होता है तो 1935 के टाइम के बाद आता है 1938। अब 1938 में उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू थोड़ा सा पॉलिटिक्स में इंडल्ज हो चुके थे, कुछ एक चीजें देखने लग गए थे, ठीक है। अब जवाहरलाल नेहरू क्या बने, कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव बने। जब हमारी यहाँ पर मांग चल रही थी कि कांग्रेस संविधान बनाओ, संविधान बनाओ, संविधान बनाओ, तो 1938 में जवाहरलाल नेहरू आते हैं और आके बोलते हैं कि भैया जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाओगे ना आप, क्योंकि संविधान कौन बनाएगी, एक असेंबली बनाएगी, तो पहले तो असेंबली बनाओ, तो डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो क्या जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली आप पहले बनाओगे ना, वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हमारी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेस पे होनी चाहिए, कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेस पे होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पर वोट देने का अधिकार होना चाहिए, तभी तो वहां पर रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे। यार ना आप अपने अपने बंदे उठा के भेज दोगे, सबको वोट देने का अधिकार दो, तभी जाके हमारी संवैधानिक सभा में लोग जाके बैठेंगे। अब ये बात कब उठी, 1938 में उठाई किसने, जवाहरलाल नेहरू ने। तो जवाहरलाल नेहरू ने 1988 में बोला कांग्रेस का रिप्रेजेंटेटिव होते हुए कि भैया एक संवैधानिक सभा बनाई जाएगी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, और वो इलेक्ट की जाएगी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेस पर। तो सीधा सीधा क्वेश्चन ये आता है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेस पर हमारी संवैधानिक सभा का इलेक्शन होगा। ये मांग किसने रखी थी, ये मांग रखी थी हमारे जवाहरलाल नेहरू ने। अब टाइम आया भाई 2 अगस्त 1940, तो धीरे धीरे मिशन हमारे इंडिया में आने शुरू हुए कि भाई ठीक है, मांग को जाके रिप्रेजेंट करते हैं, रिव्यू करते हैं, और अगर सही लगेगी मांग है तो इनके लिए संवैधानिक सभा बना देंगे, जिससे अपना संविधान बना पाएंगे। तो पहली बार 2 अगस्त 1940 को अगस्त ऑफर आता है। कौन सा ऑफर आता है, अगस्त ऑफर, ठीक है। तो अगस्त ऑफर आके क्या बोलता है, अगस्त ऑफर आके बोलता है कि ठीक है, हमारी आपकी जो डिमांड है, ब्रिटिशर्स आके बोलते हैं आपकी जो डिमांड है संवैधानिक सभा की, वो हमने मान ली, ठीक है। तो इसमें यह बोला कि डिमांड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज एक्सेप्टेड फर्स्ट टाइम, कि हाँ बना देंगे बना देंगे बना देंगे। लेकिन ये बना देंगे में एक बात याद रखना कि सीए वर्ड यूज नहीं किया इन्होंने, यूज नहीं किया। पूरी कन्वर्सेशन में पूरा इनका जो चार्टर आया था 2 अगस्त 1940 को, अगस्त ऑफर का, उन्होंने पूरे चार्टर में कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली यानी संवैधानिक सभा वर्ड का यूज नहीं किया। आपसे बोला जाए कि हाँ पहली बार डिमांड कब से एक्सेप्ट हुई थी, तो बोल देना भैया 2 अगस्त 1940 को अगस्त ऑफर में पहली बार डिमांड एक्सेप्ट हो गई थी हमारी संवैधानिक सभा की, ठीक है। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उसके बाद आता है 1942। अब 1942 में आपको सब पता है कौन आया था, तो 1942 में आए थे हमारे सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स। अब ये सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स अपने ही नाम से लेके आते हैं क्रिप्स मिशन। कौन सा मिशन, क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन क्या बोलता है, क्रिप्स मिशन बोलता है ठीक है, संवैधानिक सभा, अभी इस बार इन्होंने नाम ले दिया, संवैधानिक सभा जो होगी उसका चयन किया जाएगा इनडायरेक्टली, ठीक है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली will be directed indirectly, sorry, will be elected indirectly, will be elected indirectly। अब भाई यार मेरे को एक बात बताओ, इनडायरेक्टली इलेक्ट करने का मतलब क्या हुआ, इनडायरेक्टली इलेक्ट करने का मतलब हुआ कि जनता वोट नहीं करेगी डायरेक्टली, जनता डायरेक्टली वोट नहीं करेगी, वोट नहीं करेगी, ठीक है। तो भाई जनता वोट नहीं करेगी तो कौन करेगा, जनता ने जो पहले के लिए लोगों को चुन रखा है वो लोग जाके वोट करेंगे। जैसे आपने कभी याद देखा हो कि कभी जाके राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट डाला क्या आपने, कि राष्ट्रपति साहब चुने जा रहे हैं और आपसे वोट डलवाए हो, नहीं, तो आपके चुने रिप्रेजेंटेटिव्स वापस एमएलएज एंड एमपीज वोट डालते हैं, राइट। तो वैसे ही उन्होंने बोला कि संवैधानिक सभा जो हमारी इलेक्टेड होगी वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होगी, यानी जनता डायरेक्टली यहाँ पर वोट नहीं करेगी। तो वैसा वोट कौन करेंगे, तो वोट यहाँ पर करेंगे हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और लोअर हाउस ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। कि हमारे एक तो यूनियन का लेजिस्लेचर होता है, एक स्टेट का लेजिस्लेचर होता है, तो स्टेट के लेजिस्लेचर को हम प्रोविंशियल लेजिस्लेचर कह देते हैं। तो ये आ गया भाई प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, ठीक है। अब प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में भी 2 हाउस होते हैं, लोअर हाउस और अपर हाउस। उसमें से जो लोअर हाउस होगा यानी कि जो एमएलएज होंगे, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव होंगे, असेंबलीज होंगे, ना कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होंगे, तो वो जो लोअर हाउस होगा उसके रिप्रेजेंटेटिव्स वोट करेंगे, उसके रिप्रेजेंटेटिव्स वोट करेंगे। किन लोगों को वोट करेंगे, तो उनको करेंगे जो लोग संवैधानिक सभा में जाके बैठेंगे, वोट करेंगे 2 कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मेंबर्स,
ये बात है ना, यानी जवाहरलाल नेहरू जी ने 1938 में बात कही थी वो तो गलत साबित होगी, वो सही साबित हुई नहीं, क्योंकि उन्होंने तो कहा था भाई यूएफ के बेस पर लेना। पर हमारा क्रिप्स मिशन आगे क्या बोलता है कि नहीं भाई साहब यूएफ के बेस पर तो नहीं लेंगे। तो कैसे लोगे कि भाई साहब हम आपको ले लेंगे, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के जो लोअर हाउस के मेंबर्स हैं उनको जाके वोट करेंगे और उनको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में मेंबर्स बिठा देंगे, तो यानी कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहां पर जो है वो संवैधानिक सभा वर्ड यूज कर लिया था। समझ में तो आ रहा है ना कि ऐसे ही बोले जा रहा हूं मैं, कर लिया था। ठीक है, तो यानी कि 2 अगस्त 1940 को जो पहली बार अगस्त ऑफर आया हमारा, जब नेहरू जी ने बोला था कि उसके बाद दो साल बाद जब हमारा अगस्त ऑफर आया, उस ऑफर में ये बोला गया कि ठीक है हमारी संविधान की मांग आपकी पसंद है और हम इसको एक्सेप्ट भी करते हैं, लेकिन कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वर्ड यूज नहीं किया था। फिर 1942 में सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स हमारा क्रिप्स मिशन लेके आते हैं, जो आके ये बोलता है कि ठीक है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वर्ड यूज कर लिया, लेकिन इलेक्शन कैसा होगा, इनडायरेक्ट होगा, यानी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के लोअर हाउस के मेंबर्स आपको वेट करेंगे। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो, तो अब कभी कभी इसका क्वेश्चन घुमा के भी पूछ लेते हैं, व्हाट इज द इलेक्टोरल कोलाज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, तो वही यही होगा, उसके इलेक्टोरल कोलाज के प्रोविंशियल हाउस के जो लोअर हाउस के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो वहां पर वोट करेंगे। ये क्या होगा, इसका इलेक्टोरल कोलाज हो गया। ये क्या हो गया, इसका इलेक्टोरल कोलाज हो गया। अब भाई इलेक्टोरल कोलाज भी नहीं पता तो थोड़ा सा एक बार गूगल कर लेना, क्या ही करोगे तो मैं बता रहा हूँ। जब जो लोग आपको वोट करने के लिए मायने होते हैं उन्हीं लोगों को इलेक्टोरल कोलाज में आते हैं। आगे आगे प्रेसिडेंट पढ़ाऊंगा, ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को बता सकते हो। चलो जी, अब आगे चलते हैं। अब हमारा ये हुआ कि जो क्या क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हमारी 1946 में इलेक्ट हो गई थी। अब 1946 में कैसे हुई थी वही बताता हूँ। 1946 में आता है कैबिनेट मिशन प्लान। कौन सा आता है, कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान। ये कैबिनेट मिशन प्लान आता है 1946 में। ठीक है, अब इस कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर क्या होता है कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो ये कहते हैं कि ठीक है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को इलेक्ट कर लिया जाएगा, और 1946 में हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इलेक्ट हो गई थी। 1946 में हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इलेक्ट हो गई थी, किसकी रिकमेंडेशन पर, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान, ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सीएम प्लान। तो सीएम प्लान की रिकमेंडेशन पर हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इलेक्ट हुई थी। और कैसे इलेक्ट होगी वो कब बताया था, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स ने। ठीक है, और पहली बार डिमांड कब एक्सेप्ट करी थी, अगस्त ऑफर में। तो ये सब आपको समझ में आ गया होगा। तो 1946 में इलेक्ट हो गई थी, समझ गए। चलो भाई, अब हमारे ये बताता हूँ कि आपको एक जनरल कुछ पॉइंट बता देता हूँ। कभी कभी पूछ ले जाते हैं कि यार हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, उसमें इलेक्टोरल कोलाज क्या था, वो डायरेक्टली थी कि इनडायरेक्टली थी, कितने लोगों में एक मेंबर था, ये बात ध्यान रखना। तो पहली बात तो अब ये याद रखना कि 10 लाख लोगों के ऊपर एक रिप्रेजेंटेटिव था। ठीक है, 10 लाख लोगों के ऊपर एक रिप्रेजेंटेटिव था जो इलेक्ट होके वहां पर गया था। दूसरा क्या कहता है भाई, दूसरा ये आ जाती है फिर बात इलेक्टोरल कोलाज की। तो अब आपसे इलेक्टोरल कोलाज कोई पूछ ले तो आप क्या बताओगे, इलेक्टोरल कोलाज क्या था। तो इलेक्टोरल कोलाज यानी कि लोअर हाउस ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का इलेक्टोरल कोलाज था, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अगली बात आपको ये पूछ लेगा भी डायरेक्टली इलेक्टेड थे कि इनडायरेक्टली। अब जहां पर बोल ही दिया कि जब लोअर हाउस के प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के लोग वोट करेंगे, जनता तो वोट करेगी नहीं, तो इतने तो हमने भी कॉमन सेंस लगाया ली थी वहां पे कि भैया इनडायरेक्टली इलेक्टेड होंगे। कैसे होंगे, इनडायरेक्टली इलेक्टेड होंगे। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब यहां पर मैनर ऑफ इलेक्शन कैसा होगा, वो तो इलेक्टोरल कोलाज हो गया कि भी इनडायरेक्टली इलेक्टेड होंगे। मैनर ऑफ इलेक्शन मतलब कैसे वोटिंग होगी, तो भाई साहब वोटिंग होगी 2 तरीकों से। एक तो एसटीवी, एसटीवी का मतलब होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये जब आपको प्रेसिडेंट पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर अच्छे तरीके से बता दूंगा एसटीवी क्या होता है, के लिए याद रखना सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्लस प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्लस प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से हमारी क्या होगी, यहाँ पे वोटिंग होगी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के एक रिप्रेजेंटेशन पे कितने मेंबर्स थे, 10 लाख मेंबर्स थे। इलेक्टोरल कोलाज यानी कि लोअर हाउसेस के प्रोविंशियल लेजिस्लेचर डायरेक्टली इलेक्टेड थी कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड थी। मैनर ऑफ इलेक्शन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्लस एसटीवी था। उसके बाद इलेक्शन किस बेस पे हुआ था, कैबिनेट मिशन प्लान के बेस पर। और और कोलाज कब डिसाइड हुआ था, तो भाई साहब सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स के क्रिप्स मिशन के अंदर जो कि 1942 में आया था। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पहली बार इलेक्शन की मांग को उन्होंने एक्सेप्ट, पहली बार कॉन्स्टिट्यूंट की मांग को एक्सेप्ट कब कर लिया था, तो 2 अगस्त 1940 को। उससे
उससे पहले ये कौन कह रहा था कि यूएफ के बेस पे इलेक्शन होगा 1938 में, जवाहरलाल नेहरू। उससे पहले से कांग्रेस पार्टी ने डिमांड कब एक्सेप्ट करी थी 1935 में, एम एन रॉय ने ऑफिशियल डिमांड 1934 में, उसके बाद नेहरू कमेटी 1922 में, गांधी जी ने 1922 में, और बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में। ऑफिशियली सबसे पहली बार मानवेंद्र नाथ रॉय, पार्टी के तौर पर सबसे पहली बार स्वराज पार्टी। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इतना ही मैंने अभी आपको काम की बातें बताई हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब टोटल मेंबर्स की बात कर लेते हैं कि हमारे संवैधानिक सभा में कितने मेंबर सिलेक्ट होके हुए थे। उनमें से पूछ लेते हैं कि भी कितने मेंबर्स गए थे और कितने मेंबर्स में से कितने इलेक्टेड थे, कितने नॉमिनेटेड थे, प्रेसिडेंट थे, क्या थे, वो सब पूछ लेते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी जो संवैधानिक सभा थी उसके अंदर टोटल 389 मेंबर्स थे। कितने मेंबर्स थे? 389। अब 389 मेंबर्स में से देखो दो टाइप के इंडिया हमारी हिस्ट्री में चलते थे, जो मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा बताऊंगा। एक तो चलता था ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया वो जगह होती थी जहां पर हमारे ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट कंट्रोल होता था, और एक होता था हमारा प्रिंसली स्टेट्स। रूल तो ब्रिटिशर्स का था, लेकिन प्रिंसली स्टेट्स में डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था, राजा बैठा करते थे। कौन बैठा करते थे? राजा बैठा करते थे यहाँ पे। ठीक है, तो कुछ लोग तो हमारे प्रिंसली स्टेट्स से गए थे और कुछ लोग हमारे ब्रिटिश इंडिया से गए थे। तो ब्रिटिश इंडिया से जाने वाले मेंबर्स थे 296 और प्रिंसली स्टेट से जाने वाले मेंबर्स थे 93। तो इतना आपको समझ में आ गया कि हमारे टोटल 389 मेंबर्स थे, जिसमें से 296 मेंबर्स तो हमारे कहाँ से गए थे? ब्रिटिश इंडिया से, और 93 मेंबर्स हमारे कहाँ से गए थे? प्रिंसली स्टेट से। ये जो 296 है इसको मैं फिर बाइफर्केशन करूंगा 292 के अंदर प्लस 4 के अंदर। ठीक है, अब ये 4 क्या है? ये 4 हमारे चीफ शिप्स है, यानी कि हाई कमिश्नर्स हैं। इनको हाई कमिश्नर्स मान लो आप। क्या है? हाई कमिश्नर्स, यानी कि यहाँ पर कमिश्नर साहब बैठते थे। अब हाई कमिश्नर से कौन सा आता है? दिल्ली आता है, अजमेर आता है, कुर्ग आता है एंड बलूचिस्तान आता है। तो दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान ये हमारे टोटल 4 हाई कमिश्नर्स थे, और बाकी 292 हमारे क्या हो गए? ब्रिटिश इंडिया की जगह होगी। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया। और 93 प्रिंस स्टेट्स के नाम अभी लिख नहीं सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो आवश्यकता भी नहीं है। कोई स्टेट पीसीएस का पेपर दे रहा हो तो अपने अपने ही जान लेना भैया, अपने अपने यहाँ से प्रिंस स्टेट से कौन कौन जान के गए थे। ठीक है, अब एक बात आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ से राजा साहब भेजेंगे। अरे एक रूल एक ये था कि राजा जो था, किंग जो था, कैन नॉट नॉमिनेट हिमसेल्फ। भाई हमारा इलेक्शन तो कितनी सीटों पर हुआ था? 292 से 296 सीटों पर, 292 ब्रिटिश इंडिया और 4 हमारे हाई कमिश्नरेट। लेकिन जो 93 सीटें थी ये नॉमिनेटेड सीटें थी। कैसी थी? नॉमिनेट थी। लेकिन नॉमिनेटेड सीटों पे भी एक रूल ये था कि राजा खुद को नॉमिनेट नहीं कर सकता, राजा किसी को नॉमिनेट करके भेजेगा ही। और ये वाली सीटें कैसी थी? इलेक्टेड थी। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो पिछली से नॉमिनेटेड सीटें थी 93, राजा साहब क्या करेंगे? खुद को नॉमिनेट नहीं कर सकते, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब इसको जब खुद को नॉमिनेट नहीं कर सकते ना, तो अपने कहते हैं कि लिमिटेड फ्रेंचाइजी के बेस पर नॉमिनेट हुए हैं, कि नॉमिनेटेड ऑन द बेस ऑफ लिमिटेड फ्रेंचाइजी। ये बहुत हाई लेवल का वर्ड है, कोई काम का है ही नहीं, फिर भी कभी लिखा हुआ था बुक में तो मैंने नोट कर लिया यार। ऑन बेसिस ऑफ लिमिटेड फ्रेंचाइजी, कि भी ऐसी जगह जहां पर आप खुद को नॉमिनेट नहीं कर सकते, आप किसी और को नॉमिनेट करोगे, उसको लिमिटेड फ्रेंचाइजी कहते हैं। तो बस वो लिमिटेड फ्रेंचाइजी के बेस पे राजाओं ने अपने अपने बंदे नॉमिनेट करके 93 भेज दिए और 296 से हमने इलेक्ट करके भेज दिए। और मेरे पास अगर मैथ्स का टोटल सही बैठता है तो 389 इसके मेंबर्स आते हैं। आपके कुछ और बैठता तो मेरे को कृपया बताएं। तो अपेक्षा करते हो तो आपको समझ में आ गया होगा और आप मेरी अपेक्षाओं पर खड़े उतरोगे। चलें भाई आगे, चलो अब आपको सब कुछ यहाँ पर समझ में आ गया कि भी कितने लोग कहाँ से आए थे। तो आगे चलते हैं फिर इसके अंदर। अगर मान लो मैं आपको ये स्टेटमेंट दूं कि आवर कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली वाज पार्शली इलेक्टेड एंड पार्शली नॉमिनेटेड, तो मेरे को कमेंट में बताना आंसर इसका क्या होगा। क्वेश्चन ये है कि आवर कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली वाज पार्शली इलेक्टेड एंड इट वाज पार्शली नॉमिनेटेड, तो मुझे इसका क्वेश्चन में आंसर बताना क्या होगा। यस होगा और नो होगा। अगर कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट तो मैं विद रीजनिंग भी दे देना मेरे को कि भी क्यों होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब मैंने आपको 389 तो बता दिए, लेकिन क्या होता था यहाँ पर कुछ मेंबर्स जो थे कुछ मेंबर्स क्या अलग अलग कम्युनिटी से कितने मेंबर्स आए थे वो भी हमसे पूछ लेते हैं कि मुस्लिम सीटों से कितने आए थे, सिख सीटों से कितने आए थे और जनरल की सीटों से कितने आए थे। तो ये बात आपको ध्यान रखना। तो इसी मैनर में हमारे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव टीवी में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन हुआ तो इलेक्शन को क्या कर दिया गया, 3 कैटेगरीज में सीटों में बांट दिया गया, 3 कैटेगरीज। अब देखो सबसे पहली कैटेगरी तो अब सबको पता है कौन सी होती है। सबसे पहली कैटेगरी होती है हमारी जनरल।
ठीक है। दूसरी कैटेगरी होती है हमारी मुस्लिम उस टाइम पे, और तीसरी कैटेगरी थी सिख। यानी कि इन तीन ही कैटेगरी से लोगों ने चुनाव लड़ा था। अब इसमें से आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे जनरल लड़े थे 210 सीटों पर। कितने पर? 210 सीटों पर। 4 सीटों पर हमारे सिख लड़े थे और बाकी बची सीटों पर 78 पर मुस्लिम लड़े थे। ठीक है, समझ गए क्या? कि ये तो सीट्स है कि जनरल की सीट से कौन कितने लड़े हैं, मुस्लिम की सीट से कितने लड़े हैं, सिख की सीट से कितने लड़े हैं। अगर मैं इन सबका चारों का मैथमेटिक्स करूंगा 210 प्लस 78 प्लस 4, तो मैथमेटिक्स के हिसाब से आंसर आएगा 292। तो इन 292 सीटों पर इलेक्शन हुआ। ठीक है, और अगर मैं इसमें प्लस 4 HC यानी हाई कमिश्नर कर दूंगा तो मैथ्स का टोटल आएगा 296, और वही तो ब्रिटिश इंडिया की सीटें जिन पे इलेक्शन हुआ था। तो समझ में आ गया आपको सारा? आएगा ही, क्यों नहीं आएगा? ठीक है, तो हमारे यहाँ पर 210 सीटें मुस्लिम्स की थी, 4 सीटें सिख्स की थी, 78 सीटें 210 सीटें जनरल की थी, 4 सीटें सिख्स की थी और 78 सीटें हमारे मुस्लिम्स की थी। टोटल मारूंगा 292 प्लस 4 हाई कमिश्नर वाली होगी तो टोटल होगी 296। इन 296 सीटों पर ब्रिटिश इंडिया में इलेक्शन हुआ था। ठीक है, चलो अब आपसे पूछा जाए तो इलेक्शन हुआ कब था, तो किसके 2 ऑप्शन माने जाते हैं, जुलाई भी माना जाता है और साथ में अगस्त भी माना जाता है। तो आपको जुलाई अगस्त याद रखना है कि जुलाई अगस्त 1946 इलेक्शन डेट थी। क्या थी? इलेक्शन डेट थी, जब इलेक्शन हो चुके थे हमारे, रिजल्ट आने शुरू हो गए थे, तो ये हमारी इलेक्शन डेट थी। तो इतनी सीटों पे चुनाव लड़ा गया, 3 बेसिस के बेस पर, जनरल की सीटों पर, मुस्लिम की सीटों पर और हमारे सिख की सीटों पर। तो कितने कितने लोगों ने चुनाव लड़ा था। ठीक है, अब आ जाओ, अब हम ये जानेंगे कि हमारे यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं तो पार्टीज कौन कौन सी चुनाव लड़ी थी। ठीक है, चलो, सबसे बड़ी पार्टी थी उस टाइम पे कांग्रेस पार्टी। अब पार्टीज पढ़ रहे हैं हम, इसमें पहले एडिट डाल लेते, उसमें मैं ही कंफ्यूज हो जाता हूँ, आप तो ही जाओगे। पार्टीज हु फॉट इलेक्शन। ठीक है, तो वो तो सीटें थी कि मुस्लिम की सीटें कितनी होंगी, जनरल की सीटें कितनी होंगी और हमारे सिख्स की सीटें कितनी होंगी। पर अब हम देखेंगे कौन सी पार्टी ने चुनाव लड़ा था। तो भाई साहब पार्टी में चुनाव लड़ी थी कांग्रेस ही थी सबसे बड़ी पार्टी। तो कांग्रेस लाई थी भाई साहब 208 सीट जीत के लाई थी। कितनी लाई थी? 208 सीट्स। कांग्रेस के बाद सेकंड मेजोरिटी वाली पार्टी थी भाई साहब मुस्लिम लीग। ठीक है, तो मुस्लिम लीग कितनी सीटें जीत के लाई थी? तो मुस्लिम लीग सीटें जीत के लाई थी 73। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, तो मुस्लिम लीग 73 सीटें जीती और हमारे कांग्रेस 208 सीटें जीती। और बाकी एक तीसरे नंबर पे हमारी 15 जो सीट्स थी वो स्मॉल मेंबर जो हमारे थे, स्मॉल मेंबर्स पार्टीज, या फिर जो हमारे निर्दलीय जिसको कहते हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, वो हमारे यहाँ से जीत के आगे थे। तो 3 पार्टी से बेसिकली आए थे कि कांग्रेस से 208 लोग चुनाव लड़े थे, मुस्लिम लीग से 73 लोग चुनाव लड़े थे और 15 सीटों पे हमारे कितने चुनाव लड़े थे, स्मॉल मेंबर्स या छोटी मोटी लुपचुप पार्टियां होती ना, ये हमारी चुनाव लड़ी थी। ठीक है, अगर मैं इसका टोटल मारूं तो कितनी सीटें आएंगी? 296। मार के देख लेते एक बार, मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ इसके अंदर। चलो भाई, ये होगी 208, ये होगी 73, ये होगी 15, 8 और 3 11 5 16 6 1 7 2 9 और 2 होगी। अब ये 296 किसकी थी? ब्रिटिश इंडिया की। तो सारे डॉट्स क्लिक हो रहे हैं ना आपके कि भी कितने सीटों पर चुनाव लड़ा था। तो भाई सब 3 थी टाइप की सीटें, जनरल सीटें थी, वहाँ पर जनरल में से हमारे क्या कहते हैं मुसलमानों की सीटें थी और हमारे सिख की सीटें थी। कितनी थी भाई सब? 210, 78 और 4, तो टोटल मारेंगे 296 आ गया। और पार्टी कौन कौन सीटें लड़के लाई? तो भाई सब कांग्रेस जीत के लाई हमारी 208 सीटें, 208 में से हमारे 73 जीत के लाई मुस्लिम लीग और 15 छोटी मोटी जीत के लाई, तो 296 फिर होगी। तो कुल मिला के 296 ब्रिटिश इंडिया की पूरी हो रही है। हम सही जा रहे हैं, है ना? चलो आगे चलते हैं। एक फैक्ट यहाँ पर नोट कर लेना, कभी कभी ज्यादा पूछ लेते हैं, आजकल तो नहीं पूछते, पहले पूछते थे कि महात्मा गांधी एंड ये मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना वर नॉट द पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, कि महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो संवैधानिक सभा का पार्ट नहीं थे। ये बात आप ध्यान रख लेना। 2 हमारे मेंबर थे जो इलेक्ट तो हुए थे लेकिन बाद में वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से रिजाइन कर गए थे। उनका नाम था तेज बहादुर सप्रू और जयप्रकाश नारायण एंड तेज बहादुर सप्रू। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण और तेज बहादुर सप्रू ने क्या कर दिया था? रिजाइन कर दिया था, रिजाइन फ्रॉम सीए यानी कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली।
तो संवैधानिक सभा से तेज बहादुर सप्रू और जयप्रकाश नारायण रिजाइन कर गए थे, और हमारे महात्मा गांधी जी और हमारे ये मोहम्मद अली जिन्ना ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन सिंबल नहीं थे। जयप्रकाश नारायण, तेज बहादुर सप्रू रिजाइन कर गए थे। ठीक है, तो एक बार आपको छोटा सा रिवीजन मरवा देता हूँ कि टोटल 389 सीटें थी, उसमें से 296 सीटें तो हमारी ब्रिटिश इंडिया की थी और उसमें से 93 सीटें प्रिस्ली स्टेट्स की थी। इन 296 पे क्या हुआ था, इलेक्शन हुआ था, सॉरी इन 296 पे इलेक्शन हुआ था। इलेक्शन कब हुआ था, जुलाई में हुआ था या फिर अगस्त में हुआ था, दोनों ऑप्शन सही है। साल था उस टाइम पे 1946, ऑन द बेसिस ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान के बेसिस पे इलेक्शन हुआ था। अब इलेक्शन के अंदर जाके क्या होता है कि जो सीटें रखेगी वो 3 पार्ट पे रखेगी कि 210 सीटें तो रखेगी जनरल की, उसमें से 78 सीटें रखेगी मुस्लिम लीग की और उसमें से 4 सीटें रखेगी 6 की। इनका टोटल करूंगा तो 296 आ रहे हैं। पार्टीज कौन कौन जीती, उसमें से 208 सीटें तो भाई साहब जीती कांग्रेस, उसमें से 73 सीटें जीती हमारी मुस्लिम लीग और बाकी 15 सीटें स्मॉल पार्टीज इंडिपेंडेंस होकर उनको टोटल 296 आ रहे हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। 2 मेंबर, एक तो मोहनदास करमचंद गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना वर नॉट द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, और तेज बहादुर नारायण और जयप्रकाश नारायण एंड तेज बहादुर सप्रू वर नॉट द वर रिजाइन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो इतना आपको सारा समझ में आ गया होगा। इससे बार मुझे नहीं लगता कोई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से सवाल पूछे जाने वाला है। अब कभी कभी यूं पूछ लेते हैं हाउ मेनी वुमेन मेंबर्स आर इन द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, तो ये ध्यान रखना कि देयर वर 15 वुमेन मेंबर्स, देयर वर 15 वुमेन मेंबर्स इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो संवैधानिक सभा में लगभग हमारी 15 महिला मेंबर थी, 15 वुमेन मेंबर्स इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। अब ये जो 15 वुमेन मेंबर्स में सारी याद करने की तो आपको आवश्यकता नहीं है, मैं आपको कुछ बेसिक वुमेन लिखवा देता हूँ जिनके बारे में कभी कभी पूछ लेते हैं। तो भाई साहब पहली वुमेन आती है दक्षयानी वेलादेन, लिख देता हूँ मैं, दक्षयानी वेलादन। ठीक है, अब ये दक्षिणी वेलादन के बारे में क्या कहते हैं, ओनली दलित मेंबर थी ये। ठीक है, तो ओनली दलित वुमेन हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की 15 महिला मेंबर्स में से कौन सी थी, दक्षिणी वेलादन। ठीक है, एक आप याद रख लेना विजयलक्ष्मी पंडित, विजयलक्ष्मी पंडित। अब भाई विजयलक्ष्मी पंडित जी को क्यों याद रखना है, विजयलक्ष्मी पंडित जी को इसलिए याद रखना है कि ये हमारा एक संस्था होती है UNGA, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। जब इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ाऊंगा तो उसमें बता दूंगा आपको। उस UNGA की चेयरपर्सन रह चुकी हैं ये। ठीक है, एक आपको याद रख लेनी है हमारी सरोजनी नायडू, ये आपको पता ही होगा, पहली गवर्नर हमारी सरोजनी नायडू जी आपको याद रखने हैं। तो सरोजनी नायडू जी क्या, फर्स्ट गवर्नर। ऑब्वियसली वुमेन में अब मैसेज कर करके ये मत पूछ लग जाना कि भी। ठीक है, अब एक बात याद रखना, सुचेता कृपलानी जी को याद रखना, एक सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी जी को इसलिए याद रख लो बिकॉज सुचित्रा कृपलानी कोई पहली CM बनी थी किसी स्टेट की, फर्स्ट CM ऑफ स्टेट। अब ये सारी वुमेन के रूप में ही है, मैन के रूप में नहीं है। ठीक है, तो ये बात है। एक आपको यार, ठीक है बस इतनी बहुत है। ठीक है, एक तो दक्षिणी वेलादून आपसे आज तो पता होना चाहिए कि पहली दलित वुमेन मेंबर जो बनी थी वो दक्षिणी वेलादून थी। विजयलक्ष्मी पंडित हमारी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की मेंबर है चुके। सुचिता कृपलानी आपको याद हो किसी भी स्टेट की पहली महिला CM बनने वाली, और हमारी सरोजनी नायडू पहली गवर्नर बनने वाली। 15 दलित वुमेन। तो ये सारा आपको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का इतना आपको अड़ंगा सारा याद हो गया होगा। ठीक है, अब क्या हुआ मुझे बताओ, जनरल से एक बात करते हैं हम, थोड़ी सी कहानी वानी खेलते हैं। जुलाई अगस्त में इलेक्शन हुआ, ये पता है आपको, जुलाई अगस्त में। अब जुलाई अगस्त में इलेक्शन हुआ तो उसमें से आप ये देखना कि कांग्रेस कितनी सीटें जीत के लाई थी, 208। मुस्लिम लीग कितनी जीत के लाई थी, 15। 15 कैसे, 15 दूसरी थी 73। ठीक है, तो कांग्रेस के तो थी हमारी 208 और मुस्लिम लीग के थी 73। राइट, अब क्या होता है कि जब इलेक्शन कंप्लीट होता है तो अब मुझे बताना कि टोटल अगर 389 सीटें हैं तो 389 के लिए सरकार बनाने के लिए कितनी चाहिए होगी। जनरल सा फॉर्मूला है 50% + 1। अगर मैं 389 को डिवाइडेड बाय 2 करता हूं, यानी कि 196 सीटें जिसके पास होंगी वो सरकार बना लेगा, 196 सीटें वाला सरकार बना लेगा। अब मुझे तुम यहां देख के बताओ कि तुम्हें किसी भी एंगल से मुस्लिम लीग की सरकार बनती दिख रही है क्या, नहीं दिख रही। कांग्रेस को 196 चाहिए थी, कांग्रेस के पास 208 है, आराम से कांग्रेस क्या मिलेगी, कांग्रेस गवर्नमेंट बनाएगी, कांग्रेस गवर्नमेंट हो जाएगी।
अब चाहे ये मुस्लिम लीग को अंदर ले भी ले, मुस्लिम लीग की कोई सुने तो है कि नहीं, मुझे कहते हैं हमारे तो कोई सुन नहीं रहा, क्योंकि इनकी हैसियत ही नहीं है वहां पर। तुम बोलते रहो, क्या फर्क पड़ता है तुम्हारे बोलने से, नहीं बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सरकार तो कांग्रेस बनागी, सरकार को दिक्कत ही नहीं आई। तब भाई सरकार कांग्रेस बनागी तो मुस्लिम लीग को क्या लगा, मुस्लिम लीग को लगा भाई डर, खौफ, क्या हमारी तो वहां पर कोई औकात ही नहीं रहेगी, हम तो ऐसी वहां पर ऐसी तैसी कराते रहेंगे अपनी। तो इन्होंने क्या किया कि जब ये बात सामने आई तो उस टाइम तक हो चुकी थी 5 अगस्त 1946। तो 5 अगस्त 1946 वो डेट है जिस दिन हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के इलेक्शंस का रिजल्ट आया था, और मुस्लिम लीग को डर खौफ पैदा हो गया था कि यार ये तो काम खराब हो गया। तो मुस्लिम लीग के उस टाइम पे भाई साहब आगे आगे रहा करते थे मोहम्मद अली जिन्ना। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने डर लगा, और डर लगने के बाद उस दिन एक मांग कर दी कि हमें यहाँ पर नहीं रहना, हमें पाकिस्तान चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो वैसे भी कोई पूछ नहीं रहा है, क्योंकि पूछेगा भी कैसे, तुम्हारी सरकार ही नहीं है वहां पर जाके पै करते रहो, तुम्हारा कुछ नहीं, कोई नहीं बनने वाला। तो मुस्लिम लीग ने हमारे संवैधानिक सभा को बॉयकॉट किया, और रोते 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 अपनी हैसियत को देखते हुए, मुंह छुपाते हुए किसकी मांग कर दी? पाकिस्तान। ठीक है, तो कब कर दी? 5 अगस्त 1940, क्योंकि उस दिन रिजल्ट आया था। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो एक बार आपको सारा इसका रिवीजन मरवा देता हूँ, देख लेते हैं कितना पड़ा है इस बारे में सेशन में, तो ये मुश्किल होगा पूरा। चलो, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, तो एक बार रिवीजन कराता हूँ सारा, फटाफट 1 मिनट में करा दूंगा, काफी बड़ा हो गया यार। चलो, इंडियन पॉलिटिक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मॉडर्न हिस्ट्री आपको सारा बता चुका, तो कैसे होगा। हाँ, हमारे संविधान की सबसे पहली मांग बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में, 1922 में गांधी जी ने, 1928 में नेहरू कमेटी ने, एम एन रॉय ने 1934 में, और कांग्रेस पार्टी ने 1935 में। स्वराज पार्टी ने पार्टी के तौर पर सबसे पहली मांग ऑफिशियली देखी जाए तो एम एन रॉय 1934 में। उसके बाद क्या होता है 1938 में, 3 साल बाद जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि यहाँ पर सिलेक्शन किस बेस पे होगा, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी बेस पे होगा। 2 अगस्त 1940 को अगस्त ऑफर में पहली बार हमने मांग को एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन संवैधानिक बॉडी उसमें यूज नहीं किया। 1942 में सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स आते हैं, लेकिन क्रिप्स मिशन लेके आते हैं, क्योंकि बोलते हैं लोअर हाउस के प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के मेंबर्स आपको इलेक्ट करेंगे, और वो लोग इंडायरेक्टली वहां पर इलेक्शन पे जाके बैठेंगे। ठीक है, 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आता है, जिसकी रिकमेंडेशन एक्सेप्ट करके हमारी संवैधानिक सभा को बना दिया जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कितने लोगों पे रिप्रेजेंटेटिव थे, तो 10 लाख लोगों पे इलेक्टोरल कॉलेज प्रोविंशियल हाउस, जो कि सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स बता गए थे, इंडायरेक्टली इलेक्टेड थी। मैनर ऑफ इलेक्शन जो था वो एसटीबी और प्लस प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का था। 389 टोटल मेंबर्स थे, 296 उसमें ब्रिटिश इंडिया के थे, जिसमें 4 चीफ कमिश्नर्स थे, दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान। प्रेसिडेंट 93 थे, लिमिटेड फ्रेंचाइजी यहाँ पर लगी हुई थी, यानी कि खुद को नॉमिनेट नहीं कर सकता। ठीक है, उसके बाद अगर इलेक्शन में 3 कैटेगरीज में होता है, जिसमें से भाई साहब जनरल की सीटें थी वहां पर 210, मुस्लिम लीग 78, और साथ में हमारी ये जो सिख की सीटें थी वो थी 4। उसके बाद 292 प्लस 4 आपको समझ में आ गया होगा कि 96 का कोरम बन गया। जुलाई अगस्त में इलेक्शन होता है। पार्टी जो इलेक्शन जीती थी वो थी कांग्रेस पार्टी, जो कि 208 सीटों पे जीती, 73 पे मुस्लिम लीग की, और 15 छोटे मोटे मेंबर जीते, वापस 296 का टोटल मेंबर्स आ गए। महात्मा गांधी और हमारे जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो नॉट द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, एंड तेज बहादुर जयप्रकाश नारायण, तेज बहादुर सप्रू रिजाइन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। 300 मेंबर्स का मैंने आपको दोबारा कैलकुलेशन बता दिया। 15 वुमेन मेंबर्स हमारे यहाँ पर काम करती थी। दक्षिणी वेलादेम जो थी वो की हमारी ओनली दलित वुमेन थी। विजयलक्ष्मी पंडित यूएनजीए के अध्यक्ष रह चुकी थी। सरोजनी नायडू कोई भी हमारे क्या कहते हैं गवर्नर रह चुकी थी पहले, कृपलानी हमारी पहले सीएम रह चुकी थी। इनके बारे में आपको याद रखना है। जुलाई अगस्त में इलेक्शन आते हैं, रिजल्ट आता है और पता चलता है कि मुस्लिम सीट को मात्र 73 सीटें मिली थी। कांग्रेस वहां पर 208 में बैठी थी, कोई इनकी सरकार बना तो रहा नहीं था। तो 5 अगस्त 1946 को जिन्ना क्या करता है, डायरेक्ट एक्शन डे, यानी कि कह देता है कि पाकिस्तान के मैं बॉयकॉट करता हूं, इसकी मांग मेरे को स्वीकार नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मेरे को स्वीकार नहीं, और हमें पाकिस्तान चाहिए। घर पे रोते रोते घर चले गए थे। तो मजाक कर रहा हूँ यार, इतना भी कोई सांस नहीं चढ़ी। तो थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपके साथ पॉलिटिकल सेक्शन, आपको कैसा लगा वो मुझे बताना। और ऐसे करते करते आपको पूरी पॉलिटिक कहानी वाहनी जहां पर आवश्यकता होगी सब फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम लिखवा के पढ़ा दूंगा। बस पेपर क्लियर करो। वी आर द एस्पिरेंट्स हेल्पिंग अदर एस्पिरेंट्स। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं।